गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्स ऑफ इंडिया में प्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ हैं पोएट और ऑथर कुमुद वर्मा जी। कुमुद वर्मा जी हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई हैं। कुमुद वर्मा जी, हम आपका स्टार्स ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद एवा जी। कुमुद वर्मा के पास स्कूल प्रबंधन का एक विशाल अनुभव है। कई वर्षों तक आपने अध्ययन किया है। आप हिंदी में लिखती हैं और आपकी कुछ बहुत फेमस प्रकाशित पुस्तकें हैं। कृति जो कि एक काव्य संकलन है। कुशल अध्यापक कैसे बने, उभरते शिक्षकों के लिए एक अच्छा स्रोत है। श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाए गुजराती अनुवाद है और यह आपने 9वें संस्करण में उपलब्ध है। आपकी कई पुस्तकें बेस्ट सेलर घोषित की गई हैं, जिसमें 10,000 से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। कई शैक्षिक संस्थानों ने इन पुस्तक को अपने शिक्षकों को प्रकाशित करने के लिए भी अपनाया है। हम बच्चे हैं, अध्यापन का इंद्रधनुष, श्रुति, साझा संकलन, स्वर्ण आभा गुजरात, काव्य संकलन, नवरंग सखी, ये आपके प्रमुख काव्य संकलन रहे हैं। इसके साथ ही आपको कई सम्मान और साहित्यिक उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें आपने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ अफेयर्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस में कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा महिला दिवस पर आपको सम्मानित किया गया है। सखी साहित्य परिवार द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको साहित्य सरिता संस्थान प्रयागराज द्वारा स्वर भास्कर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सखी साहित्य परिवार द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। साहित्य सरिता संस्थान प्रयागराज द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। हेलो गुजरात द्वारा आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व दिवस पर भी सम्मानित किया गया है। साहित्य सरिता संस्थान प्रयागराज द्वारा आपको बाल काव्य के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार द्वारा भी सम्मान दिया गया है। कुमुद वर्मा जी, आपकी उपलब्धियां बिल्कुल असामान्य है। एवा जी, ऐसा तो नहीं है। जो उपलब्धियां हैं वो पाठकों पर निर्भर है, जी जी श्रोताओं पर निर्भर है। तो जी जी ये उन्होंने सराहा है, बस ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपको कविता और लेखन ये कहाँ से, ये इंटरेस्ट आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ मैम? इसमें को मैं इस तरह अगर कहना चाहूँ कि कोई भी लेखक या कवि एक दिन में नहीं बन जाता। जी इसके लिए वर्षों का काम होता है। जी जी मैं जब छोटी थी तो मैं अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी ज्यादातर, और वो मुल्तानी बोलते थे। जी जी हमारा जो जनरेशन था वो हिंदी बोलता था, तो हम्म, बातचीत थोड़ी कम हुआ करती थी। अब जी जी स्कूल में हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, तो ज्यादा जोर घर में हिंदी बोलने पे दिया जाता था। जी जी 12 साल की थी, उनकी डेथ हो गई, तो ज्यादा बातचीत करने वाला कोई नहीं रहा। उनके साथ मैं मुल्तानी में बात करती थी, और फिर धीरे धीरे जो विचारों का प्रस्फुटन हुआ वो सबसे पहले काव्य के माध्यम से हुआ। और 1985 में मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, जो क्या मेरे बात पास है। है। जी जी, ये आपने हाथ से लिखा हुआ है पूरा, बहुत सुंदर। और इसमें डेट भी है। अच्छा, डेट मैम आप पढ़ के बताएंगे, हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। 1985, 29। 29/1/85। हाँ उसके अगले दिन मैंने अपनी दूसरी कविता लिखी थी। उस दिन जी, गांधी जी का असैसिनेशन डे था। ओके। तो पहली कविता 29 को लिखी, दूसरी कविता 30 को इसको लिखी। तो यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और बस उसके बाद ये चलता रहा। जी जी बहुत अच्छा। कुमुद जी, आप एक महिला हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा एक दायरे में रख करके ही समाज हमारा स्वीकार करता है। तो आपकी इनिशियल यानी जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसी रही? जब मैं छोटी थी तो उस समय गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी हरियाणा में, गुड़गांव में। एक ही स्कूल था, गवर्नमेंट नर्सरी स्कूल,
जी ये जी शायद उनका प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स नर्सरी एजुकेशन देते थे, शायद गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो जी जी। मुझे उस स्कूल में इसलिए डाला गया क्योंकि आई हैव 3 सेट्स ऑफ पेरेंट्स। राइट। एक मेरे दादा दादी, एक मेरे अपने पेरेंट्स जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और एक मेरी मौसी मौसा जिनको मैं बड़े डैडी बड़ी मम्मी बोलती थी। वो ओके स्कूल सिर्फ इसलिए चुना गया कि वो दोनों घरों के बिल्कुल बीच में था। ओके। पेरेंट्स बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, और कभी कोई जरूरत पड़ी तो ये यहाँ रह सकती है, इसको यहाँ रहना हुआ तो भी स्कूल पास पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे ख्याल अभी भी यही होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये सारे डिसीजंस पेरेंट्स के हाथ में होते हैं। तो ऐसा ही सेट, मेरे तो 3 सेट्स ऑफ पेरेंट्स थे। ना तो गलतियां करने का स्कोप था, ना चालाकियां करने का स्कोप था। तो जी आई जी। हैड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड टू देमसेल्व्स। दैट्स वेरी नाइस। कैसा मैम आपके घर में एनवायरनमेंट था एक फीमेल के एजुकेशन को लेकर के? कोई स्ट्रेस था, या जो एक नॉर्मल थिंकिंग होती है हमारे समाज की जब कभी भी बेटी पैदा होती है घर में, ऐसा कोई दबाव, ऐसा कोई लिमिटेशंस आप पे कभी परिवार की तरफ से लगाया गया है? जिस ईयर का मेरा, जिस डेकेड का आई शुड से कि मेरा बर्थ है, जी उस जी। समय ये बहुत ज्यादा था। और आई थिंक ये ओके। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज्यादा है, और ये दबाव मैंने भी महसूस किया है। हम्म। और मैंने इसको बहुत शांति से निकाला है। एक इंसिडेंट यहाँ पे मेरे को याद आ रही है। जी जी। जब मैं 10th क्लास में थी तो बोर्ड का रिजल्ट न्यूज़पेपर में आया करता था। हम्म। तो सुबह सुबह सब लोग न्यूज़पेपर लेने जाते थे। जी जी। रिजल्ट आया उस दिन, पंजाब केसरी और दो और अखबारों में रिजल्ट आया था, और उसमें हम्म। मेरा रोल नंबर नहीं था। ओके। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकती, खुद पे विश्वास था, अच्छा किया है। और वो प्री बोर्ड वगैरह स्कूल में टीचर्स लेते ही हैं, अच्छे गए थे। हम्म। अब सुबह 4 बजे पेपर आ गया था, 6 बजे तक तो मैं तो खुद तो सकते में थी, लेकिन बैठे बैठे सुन रही थी। फिर मेरे फादर बोल रहे थे, फेल हो गई, चलो ठीक है, काम खत्म हो गया। अब ये, एक्चुअली वी वर अबाउट टू स्टार्ट अ स्कूल, तो बोले कि ओके। ये अब स्कूल संभाल लेगी। हाँ हाँ। देन उसके बाद 6 बजे और पेरेंट्स आ गए, क्योंकि सब ओके। आसपास ही रहते थे बच्चे। तो एक फादर ने बोला कि हम्म। आपने ध्यान नहीं दिया, ये लाइन से लगातार 10 रोल नंबर गायब है, 10 के 10 हम्म। बच्चे फेल हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। फिर गए, दूसरा अखबार लाया गया, फिर तीसरा अखबार लाया गया, और करते करते 8:30 हो गए। हम्म। 8:30 होने पे जब ये क्लियर हो गया कि हाँ मैं पास हो गई हूँ, तो मेरे अच्छा। दिमाग में थोड़ी शांति थी। लेकिन हम्म। मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स के दिमाग में क्या रहा होगा उस समय। वो जी मेरे जी जी पास जी। होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे फेल होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जब मार्क्स आए तो आई हैड टॉप्ड द स्कूल। वेरी नाइस। वो अभी भी मेरा वहां के स्कूल में ऑनर बोर्ड पे नाम है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कभी भी मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, उनको दिखा के बिल्कुल। लाऊंगी, कभी तो ऐसा मौका नहीं मिला। जब आप ऑनर्ड द स्कूल और आपके बोर्ड, स्कूल के बोर्ड पे आपका नाम है, तो ये जब आपके पेरेंट्स ने देखा तो इससे उनको एक अच्छा फील नहीं हुआ? उनको बहुत अच्छा फील हुआ। उसके साथ साथ जो एक साइकोलॉजिकल चेंज मैंने फील किया, वो ये था कि उन्होंने सेम फिर एक्सपेक्टेशंस और बच्चों से घर में करनी शुरू कर दी, जो आई डोंट थिंक वाज अ राइट थिंग। ओके। आपकी हायर एजुकेशन कैसी रही मैम? आपने खुद अपना स्ट्रीम सेलेक्ट किया, या फिर आपके पेरेंट्स ने नहीं, गाइड किया कि नहीं, आप ये वो सेलेक्ट करिए? नहीं, मेरा तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि 85 में आई हैड स्टार्टेड राइटिंग। तो इट वाज अराउंड 87 दैट आई कंप्लीटेड माय 10th। उसके बाद अब तो आप
मतलब टॉप कर गए हो तो नेचुरली आपको एडमिशन भी अच्छी जगह मिल जाएगा, तो घर में डिस्कशन शुरू हुए। मेरी ओके। मदर बोल, उस समय +2 हुआ करता था, अभी भी है। तो +2 हम्म। उस समय स्कूल में भी था और गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में भी था। ओके। तो घर में डिबेट चला करती थी, इसको स्कूल में डाला जाए कि कॉलेज में डाला जाए। जी जी। तो मैं बातें सुनती रहती थी। मेरी मदर बोलती थी स्कूल में रखो, ट्रेन टीचर्स होते हैं, लड़कियां लड़कियां हैं, अच्छा रहेगा। मेरे फादर बोलते थे कि अभी नहीं कॉलेज में डाला तो इसको आगे एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। खैर ये जी। सब मैंने सुना, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था एज लॉन्ग एज आई वॉज गोइंग टू स्टडी फर्दर। ओके। तो मैं दोनों तरह से प्रिपेयर्ड थी। अब सब्जेक्ट हाँ की हाँ। बात आई। हम्म। मेरे फादर डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे। ओके। ये तब की बात है जब मेरे दादा दादी एक्सपायर हो गए थे और अब मैं अपने पेरेंट्स के पास रहने आ गई थी। ये जी उन जी। दिनों की हलचलें हैं जो दिमाग हिला देती थी। तो अब हम्म। वो साइंटिस्ट हैं तो मुझे साइंस लेनी पड़ेगी। ओके। मदर को मैंने बोला कि मैं क्योंकि लिखती हूँ तो मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बोले हम्म। अच्छा आप +2 साइंस में कर लो फिर देखना। फिर अच्छा। तो आपने एक बार अगर स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली तो फिर तो आप उसी में चले जाते हो। फिर लिखना थोड़ा बंद हो गया, कम हो गया। जी और जी। फिर आगे चलते गए। इसके बाद मैंने जब बीएड की उस समय मैंने बहुत लिखा, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। राव लाल ओके। सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिद्रावली से मेरी बीएड है। ओके। इट इट वाज अ मेमोरेबल ईयर फॉर मी। ओके। I participated in 19 competitions and won most of them. दैट्स वेरी नाइस। आगे फिर आपने कैसे मैम अपना राइटिंग का ये जो पैशन है ये कैसे कंटिन्यू रखा? आई मीन आपकी शादी उसके बाद या आपके इन लॉज का कैसा सपोर्ट रहा, आपके अपने हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा रिगार्डिंग आपके बीइंग अ पोएट एंड ऑथर? मैं मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी। आई जस्ट completed माई बीएड एंड आई गॉट मैरिड। और उस समय मैं स्कूल रन कर रही थी। तो फिर किसी तरह चीजें सेटल हुई। एक्चुअली माई इन लॉज डिसाइडेड टू शिफ्ट टू गुड़गांव फ्रॉम अजमेर बिकॉज ऑफ मी। ओके। फिर वो स्कूल चलता रहा, मैंने उस पे काम किया। उसके बाद धीरे धीरे लेटर इयर्स में, क्योंकि माय हस्बैंड वाज स्टडीइंग इन आईआईएम कैलकटा, तो मुझे वहां भी ट्रेवल करना पड़ा। देन लेटर ऑन वी शिफ्टेड टू भुवनेश्वर। शंटिंग होती रही स्कूल में, गुड़गांव में, भुवनेश्वर में, कैलकटा में। चीजें मैनेज होती रही। 96 में मेरी बड़ी बेटी का बर्थ हुआ। उस समय वो 6 महीने ऐसे थे जब मैं कोई काम नहीं कर रही थी। उस समय मैंने अपनी पहली किताब लिखी, कुशल अध्यापक कैसे बने, जो कि बेस्ट सेलर हुई। वाह। गुजराती में जो बेस्ट सेलर है। ओके। इसका गुजराती ट्रांसलेशन है श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाए। अच्छा। फिर इसके बाद वी शिफ्टेड टू अहमदाबाद इन अराउंड 1999। उसके बाद तो एक तरह से लाइफ सेटल हो रही थी, तो आई केप्ट ऑन मूविंग टू गुड़गांव। चेक करके आती थी वहां, पेपर वर्क जो रहता था वो कंप्लीट करके आती थी। बुक पब्लिश नहीं करवा पाई, बुक मार्केट में थोड़ा लेट आई। लेकिन आई केप्ट ऑन मैनेजिंग द थिंग्स। एक टाइम के बाद स्कूल मैनेज करना अहमदाबाद में बैठकर मुश्किल हो गया। तो बस वो चीजें छूट गई हाथ से। तो कैसे आपने मैम इसको रिबुल्ट अप किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, फिर आपका इतना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेवल, ये सब चीजें भी थोड़ा इफेक्ट करती रही होंगी आपके राइटिंग को? हाँ, अफेक्ट किया। आई यूज टू ट्रेवल मंथली बीच में। तो अभी आके हमने, एक्चुअली स्कूल इज स्टिल देयर बट इट वाज बीइंग रन एज अदलखा हाई स्कूल in Madanpuri, Gurgaon. It was a well-known school. We had produced district toppers. ओके।
और अभी भी स्कूल तो चल रहा है, बट नॉट इन माय कंट्रोल। ऑल राइट। तो अभी कैसे आपने मैम अपने लेखन को जारी कर रखा है? 2006 में, 2002 से मैंने हम्म। लगातार पब्लिश करना शुरू कर दिया था बुक्स को। दो जी में जी। कृति आई, 6 में कुशल अध्यापक कैसे बने वो आई, 7 हम्म। में श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाए वो आई। उसके बाद हम्म। क्योंकि वो एक स्टेज आ गई थी जब आप अपनी फैमिली और बच्चों को देखते हो, तो हम्म। थोड़ा टाइम मैंने डिफरेंट स्कूल्स में जॉब करके एक्सपीरियंस लिया, फिर ये अध्यापन का इंद्रधनुष आई। मीनवाइल हम्म। पोइट्री चलती रही, उसका कलेक्शन आ गया श्रुति। और बच्चे जैसे छोटे थे उनको पढ़ाने के लिए अच्छी पोएम्स मेरे को मिली ही नहीं, तो बच्चों के हम्म। लिए जो मैंने पोइट्री लिखी फिर उसका कलेक्शन हम तो बच्चे हैं आ गया। सो आई जी हैव जी। बीन मैनेजिंग। बीच में कुछ टाइम मैंने अपना बिजनेस किया। I have touched every phase of my life except acting. दैट्स वेरी नाइस। आपका इतना वर्सटाइल एक्सपीरियंस रहा है हर एरिया में। तो मैम, बीइंग अ फीमेल, योर जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम फ्रॉम योर बॉर्न टिल नाउ, आप कैसा फील करते हैं? Uh, एक सेइंग है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन ही के प्रति। जी जी। अगर आप थॉट, मतलब ये मेरे लिए भी और मैं बाकी फीमेल्स के लिए भी ये ही बोलना चाहूंगी कि हम्म। आप अगर सोच अच्छी रखते हैं, पहला हम्म। कदम हिम्मत करके बढ़ाते हैं, दूसरे में साथ मिल जाता है और तीसरे चौथे तक तो ग्रुप बन जाता है। तो कभी बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। अकेला फील करना नहीं चाहिए। अपनी पक्की सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ पहला कदम तो उठा लेना चाहिए। जी जी। वही बिल्कुल। मैंने जीवन में किया। जी। मतलब लिखते वक्त तो कई बार ऐसा भी आया कि मेरी पोइट्री का रिजेक्शन हुआ। मेरी हम्म। फर्स्ट बुक का तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन हुआ था। मेरे चार चार ऑथर्स को मैंने ये बुक भेजी थी, उन्होंने रिटर्न कर दी थी। एंड ओके। आई सैड टू थिंक कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। सोचा सोचा, नहीं मैंने ठीक काम किया है, क्योंकि मेरा स्कूल से डिस्टेंस बढ़ रहा था। मैं अपने हम्म। स्कूल के टीचर्स के लिए कुछ ऐसा कर देना चाहती थी कि जब मैं नहीं हूं तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं। राइट। तो मैंने सोचा कि देखो, 4 ने रिजेक्ट किया, मैंने 10 को लिखा था, 6 ने जवाब नहीं दिया। हम्म। ये बात मैं और प्लेटफॉर्म्स पे भी बता चुकी हूँ। तो हम्म। मैंने सोचा ठीक है, 100 को लिखेंगे, चाहिए तो एक ही ना छापने के लिए, कोई एक बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ करेगा, कोई एक तो समझेगा कि हाँ काम किया है, अच्छा काम किया है। तो सही कह व्हेन रहे आई वेंट टू द फिफ्थ पब्लिशर, आई वेंट माई हैं। सेल्फ विद द स्क्रिप्ट, ओके। और वो मार्केट में आ गई। दैट्स वेरी नाइस। आपकी मैम लाइफ जर्नी में आपको किन किन लोगों ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? आई मीन इंस्पिरेशनल पीपल, जो जिन्हें लगता है कि उन्होंने आपकी लाइफ में आपके इस मुकाम पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखते हैं। आई विल टेल माई हस्बैंड, Oh, that's nice. because he is the person you can discuss anything. कोई Okay. इंटरफियरेंस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। सपोर्ट चाहिए तो साथ खड़ा हूं, नहीं चाहिए तो डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। सिंपल। that's that's very nice. And ma'am, being a mother of two daughters, आप एक तो कैसा फील करती हैं और उनके लिए आप क्या डिसाइड करती हैं कि कैसे आप उनको ग्रोन अप कर रही हैं, या जो एनवायरनमेंट आपने देखा है, जो जाने अनजाने में आपको कुछ चीजें स्ट्रेस में लाई थी, उनको कैसे आप उनसे बचाएंगे? I took care of everything, and let me tell you, I'm not growing them up now. They are grown ups. Okay. My elder daughter is CA, and All right. younger one is studying LLB, BBA integrated course. Okay. Or I should say, we are a family of authors. That's very nice. So वो मेंटल लेवल सबका वही होता है, हर बात पे डिस्कशन होता है। जी जी। और बच्चों को सिर्फ ये बोला है कि डिसीजन तुम लेते चलो, उसको डिस्कस करेंगे,
और सपोर्ट के लिए साथ खड़े हैं। हम्म, 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 जो इनसिक्योरिटीज मैंने अपनी लाइफ में देखी, मेरी पूरी कोशिश रही कि वो बच्चों तक ना जाए। जी जी। और आज मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि ये बात होगी तो मम्मी का ये एग्जाम्पल आएगा, तो सोच समझ के काम कर लेना। मतलब इट इज सो सेट कि दे नो कि वेयर आई एम गोइंग टू सपोर्ट देम और कहाँ पे मैं उनको क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो बड़ी वाली छोटी वाली को समझा रही होती है कई बार, कुछ जैसे कुछ एक्सपेंस करना है, दे डिबेट, इज दिस वांट और इज दिस नीड। दैट्स नाइस। इफ दिस इज वांट तो छोड़ दो, इफ दिस इज नीड तो ले लो। और जी दोनों जी। बच्चे मेरे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं एंड आई एम ओके। प्राउड ऑफ देम। यार, प्राउड मदर। यस। दैट्स वेरी नाइस। लाइफ में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन मैम जहाँ पे आप बहुत फील करी हो और अपनी ही डिसीजन से फिर आप उभर के निकल के आई हो? मैंने खुद को और अपने बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझाई है कि आप जो भी डिसीजन लो उसके पहले और बाद में अच्छी तरह सोच समझ लो एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड स्टिक टू इट। और बहुत ज्यादा गलत होने का स्कोप नहीं होता कभी भी। जब आप डिस्कस करके डिबेट करके डिसीजन लेते हो, एट स्पर ऑफ द मोमेंट आप कभी भी डिसीजन नहीं लेते बड़े हो तो। बाकी जहां तक छोटे मोटे डिसीजंस की बात होती है तो चलता है, वो स्ट्रेसफुल होते नहीं। बड़ा डिसीजन है तो नेचुरली आप सोच समझ के लोगे। तो ऐसी सिचुएशंस आई नहीं, अगर आई है तो डिबेटेबल सिचुएशंस में हम उनसे बाहर आ गए। ओके। सो आपने पहले ही अपने बच्चों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया है, हाउ टू टेक द डिसीजन। They take the decisions, actually we support them. दैट्स नाइस। अगर किसी भी मैम सिनारियो में अगर बच्चों के डिसीजन गलत हो जाते हैं, ये जरूरी नहीं होता इंसान कोई भी डिसीजन ले तो वो सही ही हो, तब कैसे आप अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं? अभी रिसेंट बताती हूँ, कॉलेजेस में एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। हम्म, तो अभी कोरोना का टाइम था, मेरी डॉटर ने एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए फॉर्म भर दिया कॉलेज में। ओके। तो उसने पहले मेरे से पूछा कि यही चांस है, फिर मिलेगा नहीं, देन फाइनल ईयर हो जाएगा तो एक्सचेंज में जाने का फायदा नहीं है। शी गेव आर्ग्यूमेंट्स एंड सिंस शी इज अ लॉयर सो आई हैव टू रेस्पेक्ट। एनीवे, तो भर दिया, उसका सिलेक्शन भी हो गया। ओके। अब उस समय आ गई सेकेंड वेव हम्म, और देन आई केम टू नो कि 30 बच्चों ने भरा है, उसमें से फिर 6 बैकआउट कर गए, ये लोग 24 रह गए। तो उस समय तो डिबेटेबल चीज ये रहती थी कि जो मुझे चाहिए वो मिलेगा कि नहीं। तो ओके। मिल गया वो भी। अब पैनिक की सिचुएशन हो गई कि ये ऐसी सिचुएशन में आपको बच्चे को आप भेज दोगे क्या एक्सचेंज में। अब ऐसे में क्या कहते हैं, जब आप सच्चे दिल से कोई काम करते हो ना, दिशाएं भी आपका साथ देने लगती हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई। शी कुडंट गो, शी कुडंट गो। अंदर से तो बहुत घबराहट कि उसके डिसीजन लेने में मैं उसके साथ थी, सब हो गया, फाइनल मोमेंट आ गया। मैं उसको धीरे से पूछ लेती थी 3-4 दिन में, अच्छा वहां से लेटर आ गया क्या, कब जाना? नहीं अभी नहीं आया। अंदर घबराहट होती थी। आई डिडंट टेल हर दिस थिंग। तो अभी उसका, उसने बोला कि पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, शांति है। ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहुत बार होते हैं कि आपका बच्चा कुछ चाह रहा है, आपको प्रैक्टिकली वो ठीक नहीं लग रहा, तो कोई बीच का रास्ता निकालो, और बीच का रास्ता भी नहीं है तो बस छोड़ देने का, जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
कुमुद वर्मा जी मैम, आप एक पोएट और ऑथर हैं, तो आप कोई भी एक अपनी कविता हम लोगों को सुनाएंगी? अच्छा, मैं अपनी एक फेवरेट पोएम आपको सुनाती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि हम सबके लिए मोटिवेटिंग है, और जी जी, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल कविता का बिल्कुल। शीर्षक है कल चल देना। जी। कल एक नई सुबह होगी, दिन यूं ही न ढल जाने देना। हार के गम को दफना कर नई उमंग से चल देना। नई उमंग से चल देना। सत्य वचन पक्के इरादे सफलता का पथ दिखलाएंगे। अंगद जैसे पांव जमा नई उमंग से बढ़ लेना। नई उमंग से बढ़ लेना। अच्छी सोच व सच्ची लगन पथ प्रकाशित कर देगी। गर्व से तुम सिर उठाकर नई उमंग से बह लेना। नई उमंग से बह लेना। नई उमंग से बह लेना। ये कविता मेरी पुस्तक श्रुति में संकलित है। जी जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत मोटिवेशनल पोयम है ये मैम। थैंक यू। तो मैम, अब हम इस प्रोग्राम के एंड उसमें आ गए हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो अपने जीवन की हमें एक जो सिलेक्टेड सिनेरियो पे कैसे आपने डिसीजन लिया, कैसे आप स्ट्रेस में आई, ये सब जो हमसे शेयर किया है, ये जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे जरूर उनको बहुत अच्छा लगा होगा, और उनको भी लगा होगा कि आप भी हमारे ही बीच में से हैं। तो आपसे एक लास्ट में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को, और खास तौर पे जो महिला व्यूवर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, आप बहुत आराम से बोल गई। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, हम्म। उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि उसको जीवन में चाहिए क्या। अपनी लाइफ को दूसरों के हाथ में गाइड करने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। कभी कभी दिन में 5 मिनट बैठकर सोचना चाहिए कि उन्हें जिंदगी से चाहिए क्या। जी जी। जब वो सोच के ठान लेंगे कि हमें अपनी जिंदगी में ये करना है या ये चाहिए, तो अपने आप ही उसके लिए रास्ते बनाते चलेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, पहला कदम उठा लो, दूसरे में साथी मिल जाएगा, तीसरे में ग्रुप बन जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहला कदम उठा लो, दूसरे में साथी मिल जाएगा, तीसरे में ग्रुप मिल जाएगा, और आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस पर। कुमित वर्मा जी, आज आप स्टार्स ऑफ इंडिया के शो में आई। आज हमारे लिए डेफिनेटली एक आप स्टार ऑफ द शो रही हैं। इतनी अच्छी और इंस्पिरेशनल आपकी लाइफ जर्नी रही है। इसके लिए आपने अपने मोमेंट्स हमारे साथ शेयर किए, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किए, और आपने अपना समय हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम आपको। ये भाई, आपका भी धन्यवाद। और जो व्यूअर्स इसको बाद में देखेंगे, जो श्रोता और दर्शक बाद में जुड़ेंगे, उनका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन।